कहानी राजा विक्रमादित्य का साम्राज्य और उसकी महाकाव्यों की गाथा। प्राचीन भारत के एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य में राजा विक्रमादित्य का जन्म हुआ। विक्रमादित्य का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था, लेकिन उनकी शाही आभा और योग्यता की कहानी बहुत बड़ी थी। उनका नाम एक किंवदंती की तरह पूरे देश में फैल गया। उनका राज्य उज्जैन था, जो अपने समय में एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक केंद्र था। विक्रमादित्य के पिता राजा महिपाल एक महान शासक थे, जिन्होंने अपने राज्य की समृद्धि और सम्मान को बढ़ाया था। राजा महिपाल की मृत्यु के बाद विक्रमादित्य ने राजगद्दी संभाली। विक्रमादित्य की पहली चुनौती अपने साम्राज्य को सुदृढ़ करना और राज्य की सीमाओं की रक्षा करना थी। उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता, वीरता और न्यायप्रियता से अपने राज्य को मजबूत और सुरक्षित बनाया। विक्रमादित्य का शासन एक आदर्श उदाहरण था कि एक राजा कैसे अपने साम्राज्य की भलाई के लिए कार्य कर सकता है। राजा विक्रमादित्य के शासन के दौरान उज्जैन ने अनगिनत सांस्कृतिक, धार्मिक और ऐतिहासिक उपलब्धियां की। विक्रमादित्य ने कला, साहित्य और विज्ञान को प्रोत्साहित किया। उन्होंने महान विद्वानों और कवियों को अपने दरबार में आमंत्रित किया और उनकी रचनात्मकता को प्रोत्साहित किया। इन विद्वानों और कवियों में कालिदास, बाणभट्ट और सुमित्रानंदन पंत जैसे महान नाम शामिल थे। राजा विक्रमादित्य ने राज्य में कई सुधार किए। उन्होंने कृषि और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए नई नीतियां लागू की। उन्होंने गरीबों और जरूरतमंदों के लिए सहायता योजनाएं बनाई और समाज के प्रत्येक वर्ग को न्याय और समानता प्रदान की। विक्रमादित्य की नीतियों के कारण उज्जैन एक समृद्ध और खुशहाल राज्य बन गया। राजा विक्रमादित्य के साम्राज्य की बढ़ती समृद्धि से प्रभावित होकर पड़ोसी राज्यों ने उनके साम्राज्य पर हमला करने की योजना बनाई। सबसे बड़ा खतरा एक शक्तिशाली सम्राट चंद्रकांत से आया, जिसने विक्रमादित्य के साम्राज्य को निगलने की ठान ली थी। चंद्रकांत के पास एक विशाल सेना और अद्वितीय सैन्य रणनीतियां थीं, जो विक्रमादित्य के साम्राज्य के लिए एक गंभीर खतरा थी। राजा विक्रमादित्य ने अपने राजदूतों को भेजकर चंद्रकांत से शांति की अपील की, लेकिन चंद्रकांत ने शांति के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। विक्रमादित्य ने अपनी सेना को तैयार किया और एक ठोस योजना बनाई। उन्होंने अपनी सेना के उच्चतम अधिकारियों को बुलाया और उन्हें युद्ध की रणनीति समझाई। विक्रमादित्य ने एक नवीन और चतुर योजना बनाई, जिसमें दुश्मन की शक्तियों को कम करने के लिए भ्रमित करने वाले उपाय शामिल थे। युद्ध के दिन विक्रमादित्य ने अपनी सेना को एक विशेष योजना के तहत युद्ध में भेजा। उन्होंने दुश्मन को भ्रमित करने के लिए कई तरह के नकली सैनिक और झूठी खबरें फैलाई। विक्रमादित्य ने दुश्मन की सेना के मनोबल को तोड़ने के लिए कई कुशल युक्तियां अपनाई। उनकी योजना के अनुसार विक्रमादित्य ने एक प्रमुख हमला किया, जबकि उनकी सेना ने एक अन्य दिशा से दुश्मन पर हमला किया। युद्ध में विक्रमादित्य की योजना सफल रही। उन्होंने चंद्रकांत की सेना को हराया और उसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। विक्रमादित्य की विजय केवल सैन्य शक्ति की नहीं, बल्कि बुद्धिमत्ता और रणनीतिक सोच की भी विजय थी। इस युद्ध के बाद विक्रमादित्य ने अपने राज्य की सुरक्षा और स्थिरता को सुनिश्चित किया और एक स्थायी शांति स्थापित की। विक्रमादित्य ने युद्ध के बाद अपने राज्य में न्याय और सुधार की प्रक्रिया को जारी रखा। उन्होंने समाज में सामाजिक असमानता को समाप्त करने के लिए कई कदम उठाए। उन्होंने गरीबों और जरूरतमंदों के लिए विशेष योजनाएं बनाई, जिनमें मुफ्त शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और रोजगार के अवसर शामिल थे। राजा विक्रमादित्य ने अपने राज्य में कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एक मजबूत प्रशासनिक प्रणाली बनाई। उन्होंने न्यायपालिका को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाने के लिए कई सुधार किए। विक्रमादित्य ने अपने दरबार में एक विशेष न्यायालय स्थापित किया, जिसमें न्यायाधीशों को केवल न्याय की ओर ध्यान देने का निर्देश दिया गया। राजा विक्रमादित्य के दरबार में कई महान विद्वान और कवि आए। उन्होंने विद्वानों को पुरस्कृत किया और उनके काम को सम्मानित किया। इनमें कालिदास, बाणभट्ट और अन्य महान कवि शामिल थे। विक्रमादित्य ने संस्कृत साहित्य के विकास को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचनाएं करवाईं। राजा विक्रमादित्य ने कालिदास को विशेष सम्मान दिया और उनके काव्य जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम और रघुवंश को प्रोत्साहित किया। उन्होंने बाणभट्ट के हर्षचरित को सराहा और इसे अपने राज्य में व्यापक रूप से पढ़वाया।
विक्रमादित्य की साहित्यिक सराहना ने उनके दरबार को एक सांस्कृतिक और बौद्धिक केंद्र बना दिया। राजा विक्रमादित्य ने अपने राज्य की भविष्यवाणी की चिंता करते हुए अपने बेटे राजकुमार पृथ्वीराज को अपने शासन की जिम्मेदारियां सौंपी। विक्रमादित्य ने पृथ्वीराज को शासन की सभी आवश्यकताओं और जिम्मेदारियों के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने अपने पुत्र को अपने अनुभवों से सीखने की सलाह दी और उसे एक कुशल और न्यायप्रिय शासक बनने की प्रेरणा दी। राजा विक्रमादित्य के अंतिम दिनों में उन्होंने अपने राज्य को एक स्थायी धरोहर देने के लिए कई धार्मिक और सांस्कृतिक संस्थानों की स्थापना की। उन्होंने मंदिरों, विश्वविद्यालयों और पुस्तकालयों की स्थापना की, जो भविष्य की पीढ़ियों के लिए ज्ञान और संस्कृति का स्रोत बने। राजा विक्रमादित्य की कहानी केवल उनके शासन की कहानी नहीं है, बल्कि यह न्याय, बुद्धिमत्ता और समर्पण की गाथा भी है। उनकी वीरता, सामाजिक सुधार और सांस्कृतिक योगदान ने उन्हें भारतीय इतिहास में एक विशेष स्थान दिलाया। विक्रमादित्य की गाथाएं आज भी लोगों के दिलों में जीवित हैं और उनके आदर्श शासक के रूप में उन्हें याद किया जाता है। निष्कर्ष, राजा विक्रमादित्य की कहानी एक प्रेरणादायक उदाहरण है कि कैसे एक राजा अपनी बुद्धिमत्ता, वीरता और न्यायप्रियता से अपने साम्राज्य को समृद्ध और खुशहाल बना सकता है। विक्रमादित्य की गाथा ये सिखाती है कि एक सच्चा शासक वही होता है जो अपने राज्य की भलाई के लिए काम करता है और अपने विषयों के कल्याण के लिए प्रयास करता है। विक्रमादित्य की कहानी आज भी हमें एक आदर्श शासक बनने की प्रेरणा देती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमारे चैनल सोमी जी के चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आपको और आपके परिवार को हमारी तरफ से राधे राधे।